साथियों, आज लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार ओबीसी को उनके हक अधिकारों से वंचित करने के लिए तमाम षड्यंत्र किए जा रहे हैं। चाहे वो 314 ओबीसी के बच्चों की जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति रोकने का मामला हो, या ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप रोकने का मामला हो, या फिर ओबीसी को बजट में पर्याप्त हिस्सा न देने का मामला हो, या फिर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये लिख कर देना कि हम जाति जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कर सकते, ये मामला हो, या तमाम प्रकार की नियुक्तियों में ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ों का मामला हो, तो ये तमाम प्रकार से ओबीसी को उनके हक अधिकारों से वंचित करने का कार्यक्रम चल रहा है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद को ओबीसी बताते हैं और लगातार ओबीसी समाज का वोट लेने की कोशिश भी करते रहते हैं। लेकिन जब ओबीसी के हक अधिकारों का मामला आता है तो ओबीसी के साथ धोखेबाजी होती है और बार बार ये बात दोहराई जा रही है, बार बार ओबीसी के हक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी के तहत जब पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसमें भी ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो गई और ओबीसी की महिलाओं को जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो आरक्षण ओबीसी महिलाओं के लिए लागू नहीं किया गया। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि देश में जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है वो सरकार ओबीसी के हक अधिकारों को देना नहीं चाहती, बल्कि ओबीसी को मिले हुए जो हक अधिकार हैं उनको खत्म करना चाहती है। महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में पास हुआ और उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा आरएसएस बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है कि हमने महिलाओं को अधिकार दे दिए। जब से आरएसएस बीजेपी की सरकार आई है, लगातार ओबीसी को गुमराह करने के लिए धार्मिक मुद्दे उठा रही है, चाहे कभी 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे फिर कभी 370 का मामला हो, या हिजाब का मामला हो, या मंदिर मस्जिद का मामला हो, या मस्जिद पर अजान बजना चाहिए नहीं बजना चाहिए ये मामला हो, या फिर यूसीसी का मामला हो। ऐसे तमाम मुद्दे आरएसएस बीजेपी के द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं ताकि ओबीसी को धार्मिक मुद्दों में उलझा करके, ओबीसी को गुमराह करके ओबीसी का वोट लिया जा सके और ओबीसी का वोट लेकर चुनाव जीता जा सके। लेकिन जब आरएसएस बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो ओबीसी को धार्मिक मुद्दों में उलझा करके वोट हासिल नहीं कर पा रहे हैं और वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, जब उनको ऐसा लग रहा है तो इसकी वजह से उन्होंने महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के लिए बिल ला करके चुनाव जीतने का प्रोग्राम बनाया है। महिलाओं के लिए संसद में बिल आज पास किया गया, लेकिन ये 2029 में लागू होगा, ये अभी लागू नहीं होगा। ये 2029 में क्यों लागू होगा, अभी क्यों नहीं लागू होगा, इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि 2011 के बाद 2021 में जो जनगणना होनी चाहिए थी वो जनगणना 2021 में नहीं हो पाई और इसलिए 2024 के बाद जब ये जनगणना होगी तो जनगणना के बाद में फिर आंकड़े आएंगे, आंकड़ों के आधार पर पार्लियामेंट की सीटें तय होंगी और सीटों को तय होने के बाद, परसीमन होने के बाद फिर महिलाओं को जो ये 33% आरक्षण का बिल पास किया गया है ये लागू किया जाएगा। तो ये सारी बातें बताई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर जनगणना क्यों नहीं हुई। जब हर 10 साल बाद जनगणना जब से शुरू हुई तब से हर 10 साल बाद जनगणना हो रही है, तो अभी ये जनगणना क्यों रुक गई। तो इसके बारे में आरएसएस बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि नहीं, कोविड था देश में इसलिए जनगणना नहीं कर पाए। लेकिन अभी तक तो कोविड नहीं है, तो अभी तक जनगणना क्यों नहीं हो पाई। सारे काम देश भर में हो रहे हैं, सारे चुनाव देश भर में हो रहे हैं, सारी सभाएं देश भर में हो रही हैं, रैलियां देश भर में हो रही हैं, ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, मगर जनगणना क्यों रोका गया है। तो जनगणना रोकने के पीछे आरएसएस बीजेपी के लोगों की सोच है कि देश में ओबीसी की जनगणना और जाति आधारित जनगणना का वातावरण बन चुका है। देश भर में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जनगणना की मांग हो रही है। अगर ये मांग देश भर में हो रही है और
आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है, अगर वो जनगणना करती है मगर उस जनगणना में वो ओबीसी की जनगणना और जाति आधारित जनगणना नहीं करती है, तो इससे देश में जो ओबीसी के लोग हैं वो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव आरएसएस बीजेपी को जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझकर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने जो जनगणना हर 10 साल में होती थी, कोई भी सरकार हो, उस जनगणना को ही रोकने का काम किया। और जनगणना को रोकने का मतलब ये है कि देश के विकास को रोकना, क्योंकि डाटा नहीं आएगा तो विकास नहीं होगा, तो देश के विकास को रोकने का काम किया। तो ये जो बहुत बड़ी साजिश है जनगणना ना करने की, और इसी आधार पर अब ये बताया जा रहा है कि 2029 में इसलिए महिला आरक्षण बिल लागू होगा, क्योंकि जनगणना होगी, फिर नए सिरे से परिसीमन होगा और फिर उस परिसीमन के आधार पर महिला आरक्षण बिल लागू किया जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो महिला आरक्षण बिल लागू किया गया है, इससे क्या महिलाओं को फायदा होगा? 33% महिला आरक्षण अगर मान लो लागू हो जाता है तो क्या इससे महिलाएं स्वतंत्र हो जाएंगी? क्या महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व तो पार्लियामेंट में हो जाएगा? इस संदर्भ में अगर इस बात को देखा जाए तो देश में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन पहले से लागू है, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन पहले से लागू है। जब देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन लागू किया गया तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के साथ में इनको रिजर्वेशन दिया जाए, और गांधी जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का विवाद इस बात को लेकर था, और इसी बात को लेकर के पूना पैक्ट हुआ, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को ज्वाइंट इलेक्टोरेट में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट में सेपरेट इलेक्टोरेट को कन्वर्ट किया गया, इससे हमारे समाज के जो सांसद विधायक चुनाव जीत कर जाएंगे ज्वाइंट इलेक्टोरेट के रिजर्वेशन से, वो पार्टियों के गुलाम होंगे, वो अपनी आका की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहां तक कहा कि अगर उन्हें जमहाई ना आए तो वो अपने आका की मर्जी के बगैर मुंह भी नहीं खोलते। और ये बात जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कही, ये बात अभी तक साबित हो रही है। देश भर में लगातार SC ST के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मगर जो SC ST की रिजर्व सीटों से चुनाव जीत करके गए हुए हैं पार्लियामेंट में, वो इसको लेकर के कोई हंगामा नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, ना ही वो इसको लेकर के किसी सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर के सरकार गिरा पा रहे हैं। जबकि अगर SC ST के 131 मेंबर पार्लियामेंट अगर विद्रोह करें तो देश में सरकार संकट में आ सकती है, मगर वो ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। और चूंकि वो स्वतंत्र नहीं है, वो उनको टिकट देने का अधिकार पार्टी प्रमुख को है, उनको चुनने का अधिकार सबको है, और इसकी वजह से वो दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, और इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है और स्वतंत्र होकर अपनी बात नहीं उठा पा रहे हैं। इसका एक बड़ा मामला उस समय भी देखने को मिला जब पार्लियामेंट में रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल रखा गया, तो उस समय एक शेड्यूल कास्ट के सांसद के द्वारा ही रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल को फाड़ने का काम किया गया। तो देश में ये स्थिति बनी हुई है। अगर हम लोग SC ST के रिजर्वेशन की बात करें, उसकी स्थिति को देखें तो ये स्थिति देश में बनी हुई है। अगर यही बात हम लोग महिला आरक्षण के विषय में सोचें तो ये भी ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत लागू हो रहा है। अगर ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत लागू हो रहा है तो इसका मतलब इसमें भी महिलाओं की स्वतंत्रता नहीं होगी, और महिलाओं को स्वतंत्र होकर महिलाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार पर अपनी बात रखने की बात नहीं होगी, बल्कि वो ब्राह्मणों के अधीन होंगे या पार्टी प्रमुखों के अधीन होंगे। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों की कांग्रेस बीजेपी है, तो अगर उनसे टिकट लेती हैं तो उनके अधीन होंगे, और इसकी वजह से उनकी स्वतंत्रता नहीं होगी, चूंकि वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से चुनकर जाएंगी। और पार्टी के प्रमुख की बात भी मानना पड़ेगा। संसद में व्हिप का कानून भी बनाया गया है कि कोई पार्टी का सांसद अगर पार्टी की लाइन से हट करके बात रखता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, तो क्या इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा?
क्या इससे महिलाओं को उनका हक हिस्सा मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से SC/ST के रिजर्वेशन में SC/ST के साथ जो पॉलिटिकल जो उनके सांसद जा रहे हैं 131, वो जैसे न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात नहीं उठा पा रहे हैं। ज्वाइंट इलेक्टोरेट से जो महिलाएं चुनकर जाएंगी उनकी भी स्थिति यही हो। अब दूसरा इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी कोई सर्वे रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा गया हो कि जो ब्राह्मणों की आबादी है 3.5%, तो उनके समाज की महिलाओं की भागीदारी 3.5% से कम है। इसकी जानकारी नहीं है किसी रिपोर्ट के आधार पर मेरे पास। लेकिन देश में अब महिला आरक्षण के नाम पर जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, उनकी महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिल जाएगा। और इसके आधार पर यह बात भी कही जा सकती है कि ज्यादातर जो ब्राह्मणों के घरों की महिलाएं हैं उनको पार्लियामेंट में भेजकर पार्लियामेंट पर महिला आरक्षण के नाम पर कब्जा करने की तैयारी है। जैसा कि इसके पहले भी जब तमाम बार महिला आरक्षण बिल आया तो इस पर तमाम बैकवर्ड क्लास के नेताओं ने ये इस मुद्दे को उठाया हुआ है। तो ये फिर से एक बार महिला आरक्षण लागू करके ब्राह्मणों की संख्या महिलाओं के नाम पर बढ़ाने की जो कोशिश, जो साजिश चल रही है, इस साजिश को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आरक्षण लागू ही करना था और नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी हैं, तो उनको आरक्षण लागू करने के लिए ये कैटेगराइज करना था कि अगर हम 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उसमें 52% ओबीसी की महिलाएं हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, SC/ST की महिलाओं को दिया जाए और माइनॉरिटीज की महिलाओं को भी दिया जाए। अगर इस प्रकार से कैटेगराइज सोशल जस्टिस अगर किया जाता, सामाजिक न्याय की भावना से भी इस रिजर्वेशन को लागू किया जाता, जब जाति व्यवस्था भारत की सच्चाई है और ये सच्चाई है भारत में जो बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं वो मुख्यधारा से बहुत ज्यादा कटी हुई हैं, बहुत पीछे हैं। अगर उनको ब्राह्मण महिलाओं के साथ में ही ये किया जाएगा तो फिर वो उनके साथ में न्याय नहीं होगा। तो इसलिए इनको कैटेगराइज किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। मगर ओबीसी के मामले में ये बात नहीं की जा रही है और ओबीसी के साथ नरेंद्र मोदी जी को खुद को ओबीसी कहने के बावजूद, एक ओबीसी कहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ओबीसी महिलाओं को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो इसलिए ओबीसी, SC/ST की महिलाओं को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, मगर ऐसा लागू नहीं किया जा रहा है, जो कि एक प्रकार की साजिश है। तो इसलिए ये जो साजिश है, इस साजिश को हम लोगों को समझने की जरूरत है। और इसके संदर्भ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें पहली मांग ये है कि महिला आरक्षण में संख्या के अनुपात में ओबीसी, SC/ST की और अल्पसंख्यकों की महिलाओं को हिस्सा दिया जाए ताकि सबके साथ न्याय हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि महिला आरक्षण में सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए, क्योंकि जैसे SC/ST का उदाहरण हम लोगों के सामने है, इतना लंबे समय से SC/ST को रिजर्वेशन मिल रहा है, मगर इसके बावजूद भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन का फायदा SC/ST को नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से चुनकर जा रहे हैं। तो इसलिए महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए रिजर्वेशन में। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उस प्रकार का ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, तो ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू किया जाए। विधानसभा और लोकसभा की सीटें ओबीसी के लिए भी आरक्षित किया जाए और सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ में आरक्षित किया जाए, ताकि वो स्वतंत्र प्रतिनिधि जाकर के ओबीसी के हक अधिकार की बात वहां पर पार्लियामेंट में उठा सके। इसी के साथ साथ जो SC/ST के ऊपर पूना पैक्ट के माध्यम से ज्वाइंट इलेक्टोरेट थोपा गया है, इसको भी खत्म किया जाए और इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट SC/ST को भी लागू किया जाए। देश भर में केंद्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाए और सभी को संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। ये तमाम महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग 3 चरण का आंदोलन घोषित कर रहे हैं, जिसमें पहला चरण 30 सितंबर को हम लोग 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर जिला अधिकारी
महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन प्रेषित करने का काम करें। दूसरे चरण में 7 अक्टूबर को हम लोग 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजने का काम करें। और तीसरे चरण में हम लोग 17 अक्टूबर को 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन करने का काम करेंगे और पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन प्रेषित करने का काम करें। इसके बावजूद भी जो मांग हम लोगों की है इसमें सुधार करने की, अगर उसको पूरा नहीं किया गया तो देश भर में जो राज्य हैं उन राज्यों की राजधानियों में हम लोग महारैली भी करने का काम करेंगे इन मुद्दों को लेकर। और इसके साथ ही साथ भारत बंद भी हम लोग करने का काम करेंगे। ये जो आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा घोषित किया जा रहा है, इसकी तैयारी के लिए देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, शुभचिंतक हैं, उनको अपील है कि वो तुरंत इस आंदोलन की तैयारी शुरू करें, पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन की तैयारी करें और इस आंदोलन को कामयाब बनाने का काम करें। इसी के साथ साथ देश में जो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के जो संगठन हैं, उन सभी संगठनों को ये अपील है कि ये जो पहल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा की जा रही है, इसमें पूरी ताकत के साथ में समर्थन करें ताकि इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत किया जा सके और इस आंदोलन को सफल किया जा सके और देश में जो शोषित वंचित लोग हैं उनको उनके हक अधिकार मिल सके। इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।